बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक है जी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे हम उसकी डिस्चार्जिंग को देखेंगे। याद रहे कि जब हमने पहले की वीडियोस में कैपेसिटर को डिस्कस किया था तो हमने एक सिंगल कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था और फिर वहाँ पर हमने चार्जिंग देखी थी कि कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है। लेकिन जब हम इन रियल देखते हैं तो सर्किट में कैपेसिटर के साथ रजिस्टर भी अटैच होता है। तो उसी चीज़ को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ हमने सीरीज़ में एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है जिसे आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, मतलब पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो कन्वेंशनली हम ये बात करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और इस कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की इस प्लेट पे स्टोर होगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट की सामने वाली प्लेट पे अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चीज़ को हमने पहले की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। और वो जो बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ से मूव करता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पहुँचेगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्जेस के लिए लूप कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि आखिर ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, मतलब सर्किट में चार्ज कब तक मूव करता रहेगा। सर्किट में चार्ज तब तक मूव करता रहेगा जब तक इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक सर्किट के अंदर चार्ज मूव करता रहेगा। जैसे ही इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा उसके बाद फिर मज़ीद सर्किट में चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स इसको आगे देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस के लिए जिस इक्वेशन को फॉलो करता है वो इक्वेशन क्या है जी, Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसका आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, हम जस्ट ये इक्वेशन यूज़ करके अपने रिजल्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन का प्रूफ चाहते हैं तो सिंपली इस सर्किट पे क्या करें, किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करें और वहाँ पे फिर वेरिएबल्स को अलग अलग कर ले और उसकी इंटीग्रेशन ले लें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि Q हमारे पास क्या है जी, इस इक्वेशन में चार्ज स्टोर्ड, और यहाँ पे Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड, और T क्या है यहाँ पे टाइम इंस्टेंट, और ये RC क्या है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, Q चार्ज स्टोर्ड, ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड Q0, और T यहाँ पे क्या है टाइम इंस्टेंट, और ये RC क्या है टाइम कांस्टेंट। अब इस टाइम कांस्टेंट मतलब RC को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसे हमने टाइम कांस्टेंट का नाम दिया हुआ है। कैसे डिफाइन करते हैं जी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट द 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज Q0, ठीक है जी। क्या मतलब कि वो टाइम हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाएगा जिस टाइम में हमारे इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाए, इसी को हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे और इसी को हम 1 यूनिट टाइम का भी नाम देते हैं। अब 1 यूनिट टाइम का क्या मतलब कि हमारे पास ये जो RC है, अगर R की वैल्यू ओहम हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू फैरड हो तो इन फैरड और ओहम का जो प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, 1 यूनिट टाइम के इक्वल होगा। अब 1 यूनिट टाइम को भी आप यहाँ पे इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं जैसे टाइम कांस्टेंट को किया है कि वो टाइम जिस टाइम में, या वो 1 यूनिट टाइम या इन 1 यूनिट टाइम अगर कैपेसिटर इस इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% चार्ज हो जाए 1 यूनिट टाइम में तो वो हमारा टाइम क्या कहलाता है, 1 यूनिट टाइम कहलाता है या टाइम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो इसको आगे देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है जी, T के इक्वल है और T इज इक्वल टू RC। कैसे, क्योंकि R का यूनिट क्या होता है जी, ओहम, C का यूनिट क्या होता है जी, फैरड। अगर फैरड और ओहम को आगे आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस प्रोडक्ट का जो यूनिट आएगा, मतलब RC का जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, सेकंड, मतलब टाइम के इक्वल आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू T, T इज इक्वल टू RC। अब ये RC का जो यूनिट है ये कैसे टाइम के इक्वल आता है, इसको हम आगे आने वाली एग्जाम्पल में प्रूफ भी करेंगे।
तो अभी हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि अगर आर सी के प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल हो, अगर आर सी के प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब होगा कि चार्जिंग प्रोसेस फास्ट होगा, कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आर सी के प्रोडक्ट की वैल्यू लार्ज होगी तो फिर चार्जिंग प्रोसेस क्या होगा जी, स्लो होगा, मतलब कैपेसिटर जो है वो स्लोली चार्ज होगा। ठीक है जी। इसी चीज़ को हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो कर्व ड्रॉ की गई हैं, एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है। अब इस कर्व, ये कर्व हमें क्या बता रही है कि अगर आर सी के प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। ये देख सकते हैं आप, मतलब 1 यूनिट टाइम में, ये हमारे पास 1 यूनिट टाइम है, 1 यूनिट टाइम में कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है जी, 63%। मैक्सिमम का 63% कैपेसिटर चार्ज हो चुका है इन 1 यूनिट टाइम। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कैपेसिटर फास्टली यहाँ पे चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। इसी तरह ये वाली कर्व हमें क्या बता रही है, ये सेकंड वाली, कि आर सी के प्रोडक्ट की वैल्यू अगर लार्ज हो तो फिर जो चार्जिंग प्रोसेस होगा ये क्या होगा जी, स्लो होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस स्लो है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और ये 1 यूनिट टाइम में हमारे पास कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है जी, 63% हो रहा है मैक्सिमम का। तो 1 यूनिट टाइम में कैपेसिटर 63% मैक्सिमम का चार्ज होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो भी हमारी चार्जिंग होती है उसका 63% 1 यूनिट टाइम में कैपेसिटर चार्ज होगा। तो यहाँ पे अब हम स्लोप को डिस्कस कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ, मतलब यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली क्या है क्यू और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है जी, टाइम। तो क्यू टी ग्राफ का हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। तो क्यू टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, करंट की वैल्यू देता है। कैसे पता चलेगा जी, स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा वाई के अलॉन्ग क्या है, डेल्टा क्यू, मतलब क्यू है, और डेल्टा एक्स या एक्स एक्स के अलॉन्ग क्या है जी, टी, टाइम है। तो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्यू टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, करंट की वैल्यू देता है। अब इसको हम चार्जिंग प्रोसेस के अंदर स्लोप को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो फास्ट चार्जिंग प्रोसेस की कर्व थी उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फास्ट चार्जिंग प्रोसेस की कर्व है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक इनिशियली डिस्कस कर लेते हैं स्लोप और एक फाइनल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि अगर मैं इनिशियली इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना होगा। तो मैंने इस पॉइंट पे ये ब्लैक वाली लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया। अब मैं यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड करूँगा। तो इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप चाहिए तो वो स्लोप आपका मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई की जगह डेल्टा क्यू आ जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह यूनिट टाइम आ जाएगा, क्यू और टी हमें करंट देता है। तो इसका मतलब सिंपली हम यहाँ पे करंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे इनिशियली हमारे पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों? चार्ज जल्दी से, जब हमारा कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज यहाँ से मूव करेगा तो तेज़ी से मूव करेगा और आगे जाके प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे होता जाएगा फिर हमारा करंट जो है सर्किट में वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्ट में हमारे करंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो इस पॉइंट पे जो हमारा स्लोप होगा वो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। इसी तरह जब ये चार्जिंग प्रोसेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होता जाएगा, तो हम इसके पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब इन 1 यूनिट टाइम की हम बात करेंगे, 1 यूनिट टाइम की जब हम बात करेंगे तो हमारा कैपेसिटर इस पॉइंट तक चार्ज हो चुका होगा। 1 यूनिट टाइम में कैपेसिटर इस पॉइंट तक चार्ज हो चुका होगा। कितने परसेंट हो चुका होगा, 63% चार्ज हो चुका होगा। इस पॉइंट पे कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका होगा, मैक्सिमम का 63% चार्ज हो चुका होगा। ठीक है जी। इस तरह जब आप 2t की बात करते हैं, जब आप 1 यूनिट के बाद 2t की बात करते हैं तो फिर कैपेसिटर इस पॉइंट तक चार्ज हो चुका होता है। कितना चार्ज हो चुका होता है, इस 2t पे आप कैपेसिटर चार्जिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो तकरीबन आएगी 0.86। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका होता है, मैक्सिमम का 0.86%। ठीक है जी। इसी तरह जब आप 3t की बात करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तकरीबन 0.89 या 0.91 या 90 आएगी। तो इसी तरह जब आप 4t की बात करते हैं तो फिर कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका होता है, मैक्सिमम का वो तकरीबन 0.96% चार्ज हो चुका होता है मैक्सिमम का। लेकिन जब आप 5t की बात करते हैं,
5RC की या 5T की बात करते हैं तो फिर आपका कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका होता है। कितना मैक्सिमम? 0.99% चार्ज हो चुका होता है। लेकिन 100% तब होगा जब आपका टाइम इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब हम 5RC पे पहुंचते हैं तो हम कह देते हैं कि बस अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो इस 5RC पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम के बराबर पहुंच चुका है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारे MCQs थे कि आपसे पूछे जा सकता है कि 1 यूनिट टाइम में कैपेसिटर कितने % चार्ज हो चुका होता है? 63% हो चुका होता है। इसी तरह 2T पे कितना हो चुका होता है, 3T पे कितना हो चुका होता है, 4T पे कितना हो चुका होता है, 5T पे कैपेसिटर कितने % चार्ज हो चुका होता है। तो ये सारे आपके पास क्या थे? MCQs थे। अब ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं? 63%, 0.86, 0.92, 0.99, ये हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। पहले आप स्लोप को समझ लें। ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम होगा, लेकिन जब आप 5T पे पहुंचेंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 0। स्लोप हमारा यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब चार्ज मूव ही नहीं करेंगे। तो करंट की वैल्यू 0, तो हमारे पास इस पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो हमारे पास क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अब स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं कि ये जो हमारे पास 63% इन 1 यूनिट टाइम होगी वैल्यू और 2T पे 0.86 होगी, ये कैसे आती है? यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिएगा कि ये जो हमारा T है इंस्टेंट टाइम, ठीक है जी, टाइम इंस्टेंट, इस पे आपने बारी बारी वैल्यूज पुट करनी है। जब T इज इक्वल टू 1T होगा तो यहाँ पे 1 अपनी जगह पे, T की जगह RC से RC कैंसल, e की पावर -1 आ जाएगा। तो e की पावर -1 आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.37। अब 1 में से 0.37 को निकालें तो क्या आता है? 0.63। तो इसका मतलब इन 1 यूनिट टाइम में हमारा कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका होता है? 0.63%। यहाँ पे भी हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह जब हम 2T की बात करते हैं, 2T की, तो इस T की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2T। अब T की जगह क्या होगा? RC। अगर आप इसी चीज़ को देखें कि Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस E, अब T की जगह हमने क्या लिखना है जी? 2T की जगह फिर RC और डिवाइड बाय RC। ये RC से कैंसल, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया जी? Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस E की पावर -2। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को इस 1 में से माइनस करेंगे तो मैक्सिमम का आपके पास 0.86% जो है वो आपके पास कैपेसिटर की चार्जिंग आ जाएगी 2T के लिए। इसी तरह आप 3T को पुट करेंगे, इस T की जगह 3T लिखेंगे, T की जगह फिर RC से RC कैंसल, तो -3 आ जाएगा। तो e की पावर -3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे चेक करें तो 1 में से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 0.91 आएगी। इसी तरह जब आप 4T पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। इस तरह जब आप 5T पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू मैक्सिमम का क्या आएगा? 0.99%। तो इसका मतलब इस 5T पे हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है। ठीक है जी। तो इस तरह ये आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं जी डिस्चार्जिंग की तरफ। तो डिस्चार्जिंग को देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो चार्जिंग प्रोसेस था उसी का रिवर्स प्रोसेस होगा कि अब हमारे पास वही कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज्ड है और इसके साथ हमने सीरीज़ में एक रजिस्टर कनेक्ट किया और यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी थी अब हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। डिस्चार्जिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं तो बैटरी को क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास जो स्विच था उसको हमने एक क्लोज पाथ देने के लिए यहाँ से उसको कनेक्ट कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे क्लोज पाथ आ जाए। अब यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे और इस प्लेट पे स्टोर होते जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। इसका मतलब जैसे कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा तो हम कह देंगे कि अब कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। मतलब ये वाला पॉजिटिव जो है ये इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा क्या है? डिस्चार्जिंग का है। अब डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए जो कैपेसिटर इक्वेशन फॉलो करता है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है जी? Q इज इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंशियल -T/RC। इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब इस इक्वेशन की हम बात करते हैं कि हमारे पास इनिशियली मतलब अभी डिस्चार्जिंग शुरू नहीं हुई, जब T इज इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज होगा। तो Q किसके इक्वल होगा जी? Q0 के इक्वल होगा। मैक्सिमम चार्ज स्टोर होंगे कैपेसिटर पे जब T 0 होगा।
इसी तरह जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम 1 यूनिट टाइम की जब बात करेंगे, t = RC, मतलब 1 यूनिट टाइम के लिए हमारा कैपेसिटर जो है वो कितने % डिस्चार्ज हो चुका होगा, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि देखें जब हमारा t क्या होगा 1t या 1 RC के इक्वल होगा, तो फिर हमारा कैपेसिटर कितने % डिस्चार्ज हो चुका होगा, 63% डिस्चार्ज हो चुका होगा। ये वाला आपने 37 या 0.37 नहीं याद रखना, बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका टाइम क्या होगा जी 1t होगा, 1 यूनिट टाइम में कैपेसिटर कितने % डिस्चार्ज होगा, 63%। अब इसका मतलब यूँ आप समझें कि देखें हमारे पास जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग है 1 यूनिट टाइम में वो 63% है, लेकिन जो 37% है वो ये उसका मतलब है कि 63% तो डिस्चार्जिंग हो गई, लेकिन पीछे जो हमारे पास प्लेट पे किसी भी एक प्लेट पे चार्ज की मौजूदगी है वो 37% है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे 1 यूनिट टाइम में जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वो 63% होगा, लेकिन 37% का क्या मतलब है, 37% का मतलब ये है कि इस प्लेट पे जो चार्ज की स्टोरेज होगी, जो चार्ज स्टोर रहेगा, वो हमारा 37% चार्ज इस प्लेट पे क्या रहेगा, स्टोर्ड रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है जी, अगर t हमारा 5t हो जाए, 5 RC के इक्वल हो जाए, जब हम 5 यूनिट टाइम की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो फुली डिस्चार्ज हो चुका होता है। फुली मतलब 99% क्या हो चुका होता है, डिस्चार्ज हो चुका होता है। लेकिन ये जो 0.03% है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप t = 5 RC लेंगे तो उस टाइम कैपेसिटर मैक्सिमम डिस्चार्ज हो चुका होगा, लेकिन कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे जो चार्ज की मौजूदगी होगी वो 0.03% होगी। मुकम्मल डिस्चार्ज तब होगा जब आपके पास टाइम क्या हो, इन्फिनिटी हो, फिर आपके पास चार्ज की स्टोरेज क्या हो जाएगी, 0, फिर कंप्लीटली आपके पास कैपेसिटर क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज हो चुका होगा। ठीक है जी, इसी चीज़ को आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 कर्व्स यहाँ पे ड्रा की गई हैं, एक ये है और दूसरी ये वाली। अब यहाँ पे भी वही मतलब है कि अगर आपके पास RC के प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल होगी तो जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा ये फास्टली होगा। ठीक है, अगर RC के प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल होगी तो जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा ये रैपिडली डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर जो है ये रैपिडली डिस्चार्ज होगा। इसी तरह अगर RC के प्रोडक्ट की वैल्यू लार्ज होगी, ग्रेटर होगी, तो फिर हमारा जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा जी, स्लो होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे हम अगर वैल्यू चेक करना चाहें तो बुक में लिखी हुई है 0.37। अब उस 0.37 का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे वैल्यू 0.37 है तो इसका मतलब ये है कि वो 0.37% चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे मौजूद है। ये वाला जो 63% है ये डिस्चार्जिंग है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो 63% है ये इन 1 यूनिट टाइम में डिस्चार्जिंग के लिए है, और यहाँ पे जो 0.37 का मतलब है वो ये है कि 1 यूनिट टाइम में 63% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन 0.37% जो है वो कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे चार्ज मौजूद रहेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.37। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम स्लोप को डिस्कस करना चाहें तो स्लोप किसके इक्वल होगा जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू के इक्वल है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्यू को मेंशन किया हुआ है, चार्ज को, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या है, टाइम, तो क्यू और टी किसके इक्वल आ जाएगा, करंट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही केस है कि स्लोप हमें यहाँ पे क्यू टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, करंट की वैल्यू दे रहा है। तो किसी भी एक कर्व पे आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, चाहे इस प्रोसेस के लिए चाहे इस प्रोसेस के लिए। तो हम इस कर्व पे हम स्लोप को डिस्कस कर लेते हैं कि एक हम इनिशियली इस पॉइंट पे स्लोप डिस्कस कर लेते हैं और दूसरा हम इस पॉइंट पे, फाइनली जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा तो उस पॉइंट पे भी हम स्लोप को डिस्कस करते हैं। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे पहले स्लोप फाइंड करते हैं जी। स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो ये ब्लू कलर वाली हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, नेगेटिव मैक्सिमम होगी,
क्योंकि यहाँ पे भी करंट क्या है, मैक्सिमम, लेकिन वो करंट इस चार्जिंग वाले प्रोसेस के क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये थी, अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है, अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप होगा वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। इसी तरह जब कैपेसिटर कंप्लीटली तौर पे 5T पे कंप्लीटली तौर पे 5T पे डिस्चार्ज हो चुका होगा, तो उस पॉइंट पे अगर हम स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, मतलब हम लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो टाइम है वो किसके इक्वल है जी, 5RC या 5T के इक्वल है। तो 5RC पे जो कैपेसिटर है कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा, और इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, ये रेड वाली, और स्लोप क्या होगा जी, नियरली इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी। तो इस तरह आप मैक्सिमम अपना इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो है स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।